नमस्कार साथियों, मेरा नाम संजय कुमार। इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी में जितने भी क्वेश्चंस जीके और जीएस से संबंधित हैं उन सभी का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो जुड़े रहिएगा। अगर आप नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, तो आज की आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पहला प्रश्न आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, पहला प्रश्न आपका प्राचीन इतिहास से होगा। तो हम पहले प्राचीन इतिहास को ख़त्म करने वाले हैं। तो आपको ध्यान रखना है, प्राचीन इतिहास में भी पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं हम पहले प्रश्न से। इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? तो पाषाण काल के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपको ध्यान रखना है, पाषाण काल के कौन कौन से भाग होते हैं। आपको ध्यान रखना, पुरापाषाण काल इसी का भाग है, नवपाषाण काल और मध्यपाषाण काल। जबकि ताम्रपाषाण काल जो है इन्हीं का ही, ठीक है, एक हिस्से को बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, या इन्हीं का अन्य नाम होता है। तो इस तरह से हम इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर मानेंगे। ठीक है, इसी तरह से और ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका प्रश्न जो है वर्ष 2021 में आया है। तो बहुत ही ज़्यादा इस प्रश्न की इम्पोर्टेंस आप समझ सकते हैं। तो इसी तरह से हम बात करेंगे आपके, ठीक है, अगर बात करें हम इसमें डिस्कस की, तो आपको ध्यान रखना, पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के औजारों का उपयोग करता था। पाषाण युग के 3 चरण बताए जाते हैं, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नव्यपाषाण काल। जबकि ताम्रपाषाण काल जो है वो आपको ध्यान रखना, नवपाषाण युग के बाद आरंभ होता है, और जिसमें मनुष्य तांबे के औजारों का उपयोग करने लगता है। अर्थात लगभग 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। तो भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब की गई थी? ये आपको ध्यान रखना है। तो भीमबेटका गुफाओं की जो खोज है ये कब की गई थी? ये अगर बात करें हम इस विषय में कि जो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं इनकी खोज कब की गई थी, तो आपको देखिएगा इसमें क्या क्या ध्यान रखना है। तो आपको पहली महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान रखनी है, भीमबेटका की गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश में स्थित हैं, और मध्य प्रदेश के भी किस ज़िले में स्थित हैं? तो अगर ये पूछा है तो आपको ध्यान रखना है, रायसेन नामक ज़िले में स्थित हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, ये गुफाएँ चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई हैं, और ये पुरापाषाण कालिक गुफा हैं। ठीक है, तो भीमबेटका की जो गुफा है ये पुरापाषाण कालीन गुफा मानी जाती है, जो इनका आवास होता होगा। वहीं आपको ध्यान रखना है, इसके साथ साथ इसका मध्य ऐतिहासिक काल तक, ठीक है, इसका इतिहास रहा है। इसकी खोज की अगर बात करें तो आपको देखना है विष्णु श्रीधर बाकण द्वार कर्क द्वार द्वारा, ठीक है, तो आपको देखना श्रीधर बाकण कर द्वारा वर्ष 1957-58 में किया गया था। तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 1957-58, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वहीं सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है, वर्ष 2003 में यूनेस्को, आपको ध्यान रखना है, यूनेस्को ने इसे, ठीक है, विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया था वर्ष 2003 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, और ये कहाँ पर है? आपका मध्य प्रदेश में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो बाघ की गुफा है ये कहाँ पर स्थित है, अजंता की गुफा कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। एलोरा की गुफा कहाँ पर स्थित है, वहीं बराबर की गुफा कहाँ पर स्थित है, ठीक है, डुंगेरी की गुफा कहाँ पर स्थित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण गुफाएं हैं जिनके आपको पता होने चाहिए कि कहाँ पर स्थित हैं और ये किस धर्म के लिए जानी जाती हैं। बात करते हैं हम आपके, ठीक है, तीसरे प्रश्न की। तो तीसरे प्रश्न की अगर बात करें तो भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो जो भीमबेटका की जो गुफाएँ हैं ये किससे संबंधित हैं, इनके जो चित्र हैं वो किसकी ओर संकेत करते हैं? तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, उपमहाद्वीप पर जो मानव जीवन के जो प्राचीनतम साक्ष्य थे उनकी ओर संकेत करते हैं। अर्थात मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में भोपाल के दक्षिण पूर्व में रायसेन जिले में अवस्थित भीमबेटका गुफाओं से मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के प्रमाण मिले हैं। यद्यपि यहाँ अधिकांश चित्रकारी मध्य पाषाण युग की है, ये भी आपको ध्यान रखना है, किंतु यहाँ उत्तर पुरापाषाण, ताम्रपाषाण काल, प्रारंभिक ऐतिहासिक और मध्यकालीन युग के भी चित्र प्राप्त हुए हैं। वहीं हम बात करेंगे आपके अन्य महत्वपूर्ण, ठीक है, प्रश्न की, जो कि आपका प्रश्न नंबर 4 है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, भारत में पाषाणकालीन शिला
चित्रकारी कहाँ पर पाई जाती है? तो आपने देखा कि कहाँ पर पाई जाती है, आपके भीमबेटका गुफा में पाई जाती है। ठीक है, तो समझ सकते हैं कि भीमबेटका गुफा आरआरबी एनटीपीसी के लिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। वहीं बात करेंगे आपका, ठीक है, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे आपके प्रश्न नंबर 5 की। तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? तो मानव गतिविधियों और सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम लगाना है आपको। तो सबसे पहले कौन सा कालक्रम आता है? पुरापाषाण काल, उसके बाद मध्यपाषाण काल, फिर आपका नवपाषाण काल। तो आपको इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ए हो जाएगा। अर्थात इसके एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें तो प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य इतिहास के उस युग से है जब मानव ने लिपि अथवा लेखन का विकास नहीं किया था और उसका जीवन पत्थरों के इर्द गिर्द सीमित था। इसीलिए इसे पाषाण काल भी कहा जाता है। पाषाण बोले तो पत्थर का काल। इस पाषाण काल अथवा प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में हम बांट कर देख सकते हैं: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और आपको ध्यान रखना नवपाषाण काल। तो ये किसके भाग हैं? प्रागैतिहासिक काल के। अर्थात इसमें लिपि इनकी पढ़ी नहीं जा सकी है, ठीक है, इसीलिए इसे प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण अगर तत्वों की बात करें तो आपको क्या ध्यान रखना है? कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्वों में आपको ध्यान रखना है कि प्राचीन भारत के अगर इतिहास की बात करें तो आपको ध्यान रखना है प्रागैतिहासिक काल। इसके लक्षण में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। उदाहरण के लिए, ठीक है, जैसे कि पाषाण काल हम किसके अंतर्गत रखते हैं? प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। वहीं इसके अन्य भाग आपको ध्यान रखने हैं पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नव्यपाषाण काल। वहीं बात करेंगे आदि ऐतिहासिक काल के लक्षण की, तो इसमें लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं लेकिन उनकी लिपि को हम पढ़ नहीं सकते, यानी अपठनीय है। वहीं उदाहरण की तरह बात करें तो आपको ध्यान रखना है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, ठीक है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे ऐतिहासिक काल के लक्षण में, तो इनके पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हैं, साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त हैं, इनके आधार पर हम इनका काल निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आपके, ठीक है, पुरापाषाण काल की। तो पुरापाषाण काल की अगर बात करें तो 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक का जो, ठीक है, समय अवधि है वो पुरापाषाण काल की मानी जाती है। वहीं 9,000 से ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक की समय अवधि आपको ध्यान रखना है मध्यपाषाण काल की मानी जाती है। नवपाषाण काल की आपको ध्यान रखना 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक की जो समय अवधि है वो नवपाषाण काल के अंतर्गत रखी जाती है, ठीक है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की अगर बात करें तो हम बात करेंगे आपके सिंधु घाटी सभ्यता की, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में देखिएगा आपको क्या ध्यान रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता में आपसे पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त होती थी? तो सीप हमें कहाँ से प्राप्त होती थी? शिल्प निर्माण के लिए नागेश्वर नामक स्थान से शिल्प प्राप्त होती थी। किस में होती थी? आपको ध्यान रखना है सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। अब इसमें देखो महत्वपूर्ण अगर तथ्य की बात करें तो आपको क्या ध्यान रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप नागेश्वर अर्थात गुजरात से प्राप्त की जाती थी। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त होते हैं उनमें मोहरे, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ आदि शामिल हैं, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको सीप निर्माण के लिए कहाँ जाना पड़ता था? ठीक है, नागेश्वर यानी गुजरात जाना पड़ता था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी प्रमुख चीज़ें क्या हैं, जैसे कि मोहरे, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ आदि, ठीक है, शामिल हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं हम बात करेंगे कुछ अन्य तत्वों की। तो अन्य तत्वों में देखिएगा हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 की। तो प्रश्न नंबर अगर 7 की बात करें तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? प्रश्न नंबर 7 में आपको ध्यान रखना है सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल कहाँ पर पड़ते हैं ये आपको भली भांति पता होने चाहिए और कम से कम इस क्लास के माध्यम से आपको ये सारी चीज़ों की जानकारी हो जाएगी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है जो पंजाब में स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है रोपड़ की खोज वर्ष 1950 में हुई थी। बेबी लाल आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आपको ध्यान रखना बनवारी लाल के द्वारा की गई थी, ठीक है।
यह स्थल पंजाब के रोपड़ जिला में सतलज नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से मनुष्य के साथ ठीक है पालतू कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। तो आपको देखो क्या ध्यान रखना है, रोपड़ के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मिली। रोपड़ के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी क्या है कि यहाँ पर ठीक है आपको ध्यान रखना है पालतू पशु को भी दफनाया जाता था। मृत व्यक्ति के साथ यानी मृत प्राणी के साथ ठीक है उसका पालतू जो पशु था उसको दफनाया जाता था। ये साक्ष्य कहाँ से मिले? सिंधु घाटी सभ्यता से मिले। सिंधु घाटी सभ्यता में भी किस स्थल से मिले? तो रोपड़ नामक स्थल से मिले। रोपड़ कहाँ पर पड़ता है? तो आपको ध्यान रखना है ये पंजाब में पड़ता है। और इसकी खोज किसने की? तो आपको ध्यान रखना है बीबी लाल जी ने की। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है इसकी खोज किस वर्ष की गई? तो 1950 में की गई। कितने महत्वपूर्ण तथ्य ठीक है आपको यहाँ पर इस क्लास में मिलने वाले हैं। इस तरह से हम बात करेंगे आपके पृष्ठ नंबर 8 की। तो पृष्ठ नंबर अगर 8 की बात करें तो हड़प्पा की अधिकांश मानक मुहरें नामक ठीक है डैश 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 नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी। तो आपको बताना है जो 2x2 यानी बिमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए भी किया जाता था। तो आपको ध्यान रखना है वो कौन सी ठीक है कौन सी मोहरें होती थी? ठीक है आपको देखना स्टेटाइट की मोहरें होती थी। स्टेटाइट नामक जो मुलायम पत्थर था इसकी ये मोहरें बनती थी और इसको हम व्यवसाय के रूप में भी उपयोग करते थे। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हड़प्पा की अधिकांश मोहरों को सेल खड़ी अर्थात स्टेटाइट से बनाया जाता था। तो किससे ध्यान रखना है आपको? सेल खड़ी से बनाया जाता था। तो पूछ सकता है कि हिंदी में भी पूछ सकता है कि सेल खड़ी से किसकी मोहरें मिली हैं? तो आपको ध्यान रखना है सिंधु घाटी सभ्यता की। सीप के लिए किस में निर्भर रहते थे? गुजरात में भी आपको ध्यान रखना है नागेश्वर नामक स्थान पर। ठीक है, इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चर्ट, गोमेट मिट्टी आदि की मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। मानक मोहर की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है जिसकी विमा 2x2 आयाम के साथ चौकोर होती थी। इन मोहरों पर गणितीय चिन्ह भी दर्शाए जाते थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो गणितीय चित्र भी होते थे और जिनका उपयोग शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। सभी मोहरों में जानवरों की तस्वीर एक चित्र में लिपि में लिखी जाती थी जो कि अभी तक स्पष्ट नहीं है, जिन पर मुख्यतः दर्शाए गए जानवर बाघ, हाथी, वृषभ, गैंडा, भैंसा, हिरन, खरगोश, बकरा आदि मिलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इनकी लिपि हुआ करती थी जिनमें जानवरों को दर्शाते थे। वही हम बात करेंगे आपके पृष्ठ नंबर 9 की। तो पृष्ठ नंबर 9 में देखिएगा आपको क्या ध्यान रखना है। पृष्ठ नंबर अगर 9 की बात करें तो पृष्ठ नंबर 9 में आपको ध्यान रखना है धौलावीरा डैश 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 राज्य में स्थित है। तो धौलावीरा किस राज्य में स्थित है ये आपसे पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है धौलावीरा आपका कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। रोपड़ कहाँ पड़ता है? आपको ध्यान रखना है पंजाब में पड़ता है। ठीक है, यहाँ से पालतू पशु और मनुष्य को दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित पुरातात्विक स्थल है। इस स्थल की खोज वर्ष 1968 में की गई थी। किसने की? जगपति जोशी के द्वारा की गई थी। धौलावीरा की खोज किसने की है? ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछ सकता है आपसे। तो आपको ध्यान रखना जगपति जोशी जी ने की थी, वर्ष 1968 में की थी। यहाँ आपको ध्यान रखना है कलाकृतियों में टेराकोटा आपको ध्यान रखना है पाया गया था और मिट्टी के बर्तन पाए गए थे। मोती, सोने एवं तांबे के गहने भी पाए गए थे। जानवरों की मूर्तियां, उपकरण, कलश इत्यादि की प्राप्ति हुई थी। जुलाई 2021 में यूनेस्को ने धौलावीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया। तो आपको ध्यान रखना है भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना धौलावीरा है जो कि आपका गुजरात राज्य में पड़ता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसे किस वर्ष घोषित किया है? तो 2021 में इसे ठीक है विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया यूनेस्को ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला सिंधु घाटी सभ्यता का भारत का ये पहला स्थल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता का ये पहला स्तर था। कौन? आपका सिंधु घाटी सभ्यता, आपको ध्यान रखना है धौलावीरा। वही हम बात करेंगे आपके पृष्ठ नंबर 10 की। तो पृष्ठ नंबर 10 में देखिएगा आपको क्या ध्यान रखना है। पृष्ठ नंबर अगर 10 की बात करें तो आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पृष्ठ नंबर 10 में क्या ध्यान रखना है? तो पृष्ठ नंबर 10 में आपको ध्यान रखना है
अगर बात करें प्रश्न नंबर 10 की, तो आपको धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल है, किस समय अवधि से जुड़ी हुई है। तो धौलावीरा किस समय अवधि में अस्तित्व में आया था, ये आपको बताना है। तो आपको ध्यान रखना है ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, ठीक है। तो जिसकी खोज जगपति जोशी जी ने की थी, वर्ष 1968 में की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे आपके ये गुजरात में स्थित है। वहीं बात करेंगे प्रश्न नंबर 11 की। तो प्रश्न नंबर 11 की अगर बात करें तो इसमें देखिएगा आपको क्या ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 11 की अगर बात करें तो प्रश्न नंबर 11 में आपको ध्यान रखना है, एक मिनट, प्रश्न नंबर 11 में आपको ध्यान रखना है मोहनजोदड़ो में पाया गया, आपको ध्यान रखना है मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार, ठीक है। आपको बताना विशाल स्नानागार डैश 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 था। मोहनजोदड़ो में जो विशाल स्नानागार था वो किस आकार का था, ये आपसे पूछा गया है। तो बताना है आपको कि जो, ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो पाया गया विशाल स्नानागार है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये किस आकार का था, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है किस आकार का था। तो ये आपको ध्यान रखना है वृत्ताकार टैंक था या बेलनाकार टैंक था। तो ये कैसा था, आयताकार शेप का था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आपका आयताकार शेप का था, ठीक है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आपके इसके एक्सप्लेनेशन की। तो मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो ऐसी सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है, स्थल है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो। इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने वर्ष 1922 में की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो राखालदास बनर्जी ने इसकी खोज जो है किस वर्ष की, ये आपसे अगर पूछा जाए तो आपको इसका उत्तर क्या देना है, ठीक है। तो राखालदास बनर्जी ने इसकी खोज कब की थी, ये आपको बताना है। तो राखालदास बनर्जी ने इसकी स्थापना वर्ष 1922 में की थी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से एक सील में 3 मुख वाले देवता यानी पशुपति नाथ भी प्राप्त होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने वर्ष 1922 में की थी। यहाँ से विशाल स्नानागार की प्राप्ति हुई है। और इसके साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ से विशाल स्नानागार की प्राप्ति हुई है मोहनजोदड़ो, ठीक है, का सबसे बड़ा स्थल भी माना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ पशुपति नाथ की भी मूर्ति यहाँ से प्राप्त होती है, कहाँ से, आपके मोहनजोदड़ो से। और बात करते हैं आपके, ठीक है, विशाल स्नानागार भी यहीं से मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वही हम बात करते हैं आपके प्रश्न नंबर 12 की। तो प्रश्न नंबर 12 की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था। तो कौन सी नदी के किनारे हड़प्पा शहर बसा था, ये आपको बताना है। तो हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे था, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना हड़प्पा शहर रावी नदी के किनारे स्थित था। तो हड़प्पा शहर जो है ये किस नदी के किनारे स्थित था, रावी नदी के किनारे स्थित था, ठीक है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आपके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की, जैसे कि हड़प्पा, आपको ध्यान रखना है शहर सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, आपको ये भी ध्यान रखना है, ये मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। तो ये कहाँ पर स्थित है, आपका पाकिस्तान में स्थित है। और ठीक है 1920-21 में खुदाई के दौरान इसकी प्राप्ति हुई थी। तो इसकी प्राप्ति कब हुई है, 1920-21 में, ठीक है। जबकि मोहनजोदड़ो की खुदाई में कब प्राप्त हुआ, वर्ष 1922 में। आपको देखना राखालदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी, ठीक है। और वहीं ध्यान रखना है इसकी खोज दयाराम साहनी जी ने की थी और माधुस्वरूप वत्स जी ने की थी, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं बात करेंगे हम आपके प्रश्न नंबर 13 की। तो 13 में देखिएगा आपको क्या ध्यान रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। तो आपको ध्यान रखना है मोहनजोदड़ो जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जिसका अर्थ आपको ध्यान रखना है क्या होता है, मृतकों का टीला यानी मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। ये दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है जो सिंधु नदी के दाएं किनारे लरकाना जिला में स्थित है। ये कहाँ पर है, लरकाना जिला में स्थित है। और इसकी खोज आपको ध्यान रखना मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी जी ने 1922 में की थी।
वहीं हम बात करेंगे आपके पृष्ठ नंबर 14 की। तो पृष्ठ नंबर 14 जैसे कि आपसे पूछा मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आपको ध्यान रखना है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, यह अगर आपसे पूछे तो आपको ध्यान रखना है ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, मोहनजोदड़ो आपको ध्यान रखना है, और इसके साथ साथ आपको हड़प्पा ध्यान रखना है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे माउंट गोवरी जिले में स्थित है, जबकि यह आपको ध्यान रखना है ये कहाँ पर स्थित है, लरकाना में स्थित है। ठीक है, मोहनजोदड़ो जिसका अर्थ मृतकों का टीला होता है, और ये सिंध के लरकाना जिला में स्थित है। मतलब ये भी कहाँ पर स्थित है, आपका पाकिस्तान में स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है हड़प्पा और आपका मोहनजोदड़ो ये दोनों कहाँ पर प्राप्त हुए हैं, ये आपके पाकिस्तान में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान का पाकिस्तान में ये दोनों स्थल प्राप्त हुए हैं। ये पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में, और वो आपको ध्यान रखना है पाकिस्तान के माउंट गोवरी जिले में स्थित था। इसकी खोज वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी ने की। यहाँ की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ की शासन व्यवस्था के बारे में अगर पूछा है तो आपको ध्यान रखना है यहाँ की शासन व्यवस्था कैसी थी, जनतंत्रात्मक थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आपके कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जैसे कि प्रश्न नंबर 16 की। तो प्रश्न नंबर 16 में देखिएगा आपको क्या ध्यान रखना है। बोला है हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना, तराजू का निर्माण करना आदि का कार्य करता था। ठीक है, तो आदि के शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। तो वो कौन सा शहर है, तो आपको ध्यान रखना है चन्हुदड़ो। तो चन्हुदड़ो आप बोल सकते हैं ये किसके लिए, सीप काटने के लिए जाना जाता था। ठीक है, और आपको ध्यान रखना तराजू बनाने के लिए, मनके बनाने के लिए। ठीक है, कौन सा शहर प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखना है आपका चन्हुदड़ो शहर। वही हम बात करेंगे आपके अन्य प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर आपका डी की अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में, आपको बताएंगे मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में चन्हुदड़ो की खोज प्राप्त हुई। मोहनजोदड़ो के कहाँ है, 80 मील दक्षिण में। ठीक है, और वर्ष 1931 में MG मजूमदार ने इसकी खोज की थी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका MG मजूमदार जी ने किसकी खोज की, तो आपको ध्यान रखना है चन्हुदड़ो की खोज की थी। तो चन्हुदड़ो की खोज की थी, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ यहाँ पर क्या है, एक तरह की मार्केट मान सकते हैं, मन के सीप, मोहर, मुद्रा बनाने का यहाँ पर प्रमुख केंद्र हुआ करता था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आपके प्रश्न नंबर 17 की। प्रश्न नंबर 17 में आपको ध्यान रखना है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था। तो वो कौन सा स्थल है जिसको सबसे पहले खोजा गया था, तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले आपका कौन सा खोजा गया था, वर्ष 1921 में कौन सा खोजा गया था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपका हड़प्पा नामक स्थल खोजा गया था। मोहनजोदड़ो आपको ध्यान रखना है वर्ष 1922 में खोजा गया था राखालदास बनर्जी के द्वारा, और जबकि ये बीबीलाल के द्वारा रोपड़ खोजा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और हड़प्पा की अगर बात करते हैं राखालदास बनर्जी के द्वारा वर्ष 1921 में खोजा गया था, और ये वर्ष 1922 में खोजा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। लोथल और कालीबंगा आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से बात करते हैं हम आपकी कुछ अन्य तत्वों की। तो सिंधु घाटी सभ्यता में आपको ध्यान रखना है कि स्थल का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी जी ने किया था, और आपको ध्यान रखना है हड़प्पा का उत्खनन। ठीक है, और इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा पड़ा, और इस सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी। वहीं आपको ध्यान रखना है इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी पड़ा था। वहीं 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए।